एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी के विशेष क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी का सब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। ये तो हमने कहा कि पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो राजनीतिक सिद्धांतवादी हैं, राजनीतिक सिद्धांत है, तो उसका सब्जेक्ट क्या है, विशेष क्षेत्र क्या है, किसके ऊपर वो स्टडी करते हैं। ठीक है ना। पॉलिटिकल थिंकर्स का सब्जेक्ट क्या है, किस विषय के ऊपर अपनी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो आज जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल थिंकर्स का सबसे बड़ा, देखो हमने बात की थी कि जो राजनीतिक सिद्धांत की जरूरत क्या है, तो उस टाइम हमने बात किया था कि राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसके राज्य के साथ किस तरह के संबंध होने चाहिए, इस बारे में हमने डिस्कस किया था कि राज्य एक शक्ति का प्रतीक है और व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए, और उसके बारे में डिफरेंट अलग अलग हमने बात की थी, व्यक्तिवादी सिद्धांत की या फिर उपयोगितावादी सिद्धांत की, आदर्शवादी सिद्धांत, और फिर लास्ट में अधिनायकवादी डिक्टेटरशिप तक हम लेकर गए थे। ठीक है ना। तो वो सिद्धांत का बात किया था, यानी कि वहां पर व्यक्ति मुख्य है, व्यक्ति को केंद्र में रखकर हमने पूरे सिद्धांतों के बारे में बात की थी। ठीक है। और आज इसी को और थोड़ा सा विस्तार में ले जाते हुए और डिटेल्ड इसकी स्टडी करना जा रहे हैं, और उसमें हम बात करेंगे राज्य और सरकार, इसका स्टडी करने का जो विषय है राज्य और सरकार के अध्ययन के बारे में। जब कोई भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, कोई जरूरी नहीं है कि जो राजनीतिक जो सिद्धांतकार हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, वो ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट बताए सबके ऊपर वो स्टडी करें, किसी एक विषय को लेकर भी वो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन कमोबेश ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थिंकर्स की स्टडी के जो सब्जेक्ट है वो यही है। ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ और भी ऐड किया जा सकता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास हम इतना ही देखेंगे, बिकॉज दिस इज द प्राइमरी स्टेज वेयर वी आर डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। अब हम आपको हल्का हल्का ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, काफी डिटेल्ड में आज जाना है, लेकिन वो आपको 10+2 के बाद में जब ग्रेजुएशन करेंगे तब जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर राज्य और सरकार के अध्ययन के बारे में बात करते हैं कौन, पॉलिटिकल थ्योरी। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करता है। राज्य के बारे में मैंने आपको बताया कि राज्य तो एक अमूर्त है, राज्य को हम देख नहीं सकते, तो राज्य की जो सरकार है उसके विषय में जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो उनका स्टडी का सब्जेक्ट करता है। राज्य में जैसे सरकार के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी। ठीक है ना। उसमें समाज के कुछ कुलीन वर्ग के लोग, चुनिंदा, जो सबसे समाज के अंदर जिनको उच्च स्थान प्राप्त है, वो उन लोगों का जो शासन है उसको कुलीन तंत्र कहा जाता है। तो इसकी अब कुलीन तंत्र के बारे में क्या स्टडी करेंगे पॉलिटिकल थिंकर्स, कि कुलीन तंत्र की शासन व्यवस्था होती है जिसमें कुछ अरिस्टोक्रेट्स ही देश में शासन करते हैं, जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा 9th क्लास में। तो उसके अपने फायदे क्या हैं प्रजा के लिए और उसके नुकसान क्या है, और हाउ दिस सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी इम्प्रूव्ड। इसको कुलीन तंत्र को, अगर किसी देश में कुलीन तंत्र है तो इस सिस्टम को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, सो द मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द पीपल ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री। ठीक है ना। फिर हम इस, अगर कोई लोकतंत्र के बारे में बात कर सकते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में जैसा कि आप जानते हो, जो आपके जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री, और ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल द रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, वो देश के शासन व्यवस्था के अंदर कानून का बनाना और देश को सरकार चलाने का काम करते हैं बेसिकली।
वंशानुगत शासन के बारे में भी इसमें अध्ययन किया जाता है। हेरिडेटरी, जैसे कि आप किंगडम्स वगैरह में देखते थे आजादी से पूर्व या अभी भी कुछ इस तरह के क्षेत्र हो सकते हैं उस समय जहां पर किंगडम की शासन व्यवस्था आज भी अक्सर, या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर आपके यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, या फिर आप फेडरल स्ट्रक्चर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके पास में पूरी ताकत होती है, पूरी यानी कि पावर का यूटिलाइजेशन, जैसे हमारे देश में है प्रेसिडेंट है, उसके पास में शक्ति नहीं है, उसकी शक्ति का उपयोग आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और वहां पर जो हमारे देश में प्रधानमंत्री की स्थिति है वहां पर राष्ट्रपति उस तरह के ताकतवर है। आपने अमेरिका के प्रधानमंत्री के बारे में कभी नहीं सुना होगा, तो वहां पर राष्ट्रपति के पास में सारी ताकत है, ठीक है ना। फिर इसी में हम जो विधानमंडल है, भाई विधानमंडल आपका किस तरह का, बाई कैमरल होना चाहिए या यूनिकैमरल होना चाहिए। बाई कैमरल मतलब दो सदन होते हैं, जैसे आपके लोकसभा और राज्यसभा देश के लिए, लेकिन ऐसे ही अगर देखें तो प्रांत के अंदर, राज्यों के अंदर, ज्यादातर राज्यों के अंदर यूनिकैमरल है, एक सदनीय शासन व्यवस्था है, ठीक है ना। एक विधानमंडल है, विधान परिषद बहुत कम 7-8 स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो अब क्यों विधानमंडल जहां पे द्विसदनीय होगा, जहां पे 2 सदन वाली शासन व्यवस्था होगी, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? उसके बहुत सारे बेनिफिट है। जब हम द्विसदनीय शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे यूनिकैमरल है उसके अपने क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में भी ये स्टडी का इनका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। फिर हम पॉलिटिकल थिंकर्स किसकी स्टडी करते हैं? मानवीय समूह, वर्गों और संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। राज्य किससे बना है? राज्य समाज से बना है, और समाज किससे बना है? व्यक्ति से बना है। तो जब हम सरकार और राज्य की बात करते हैं तो उससे पहले उसकी छोटी इकाई परिवार के बारे में, परिवार के साथ में एक व्यक्ति के बारे में, और जब व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है तो समूह है उसके बारे में, या फिर अलग अलग वर्गों में समाज, वर्गों में अलग अलग वर्गों में समाज बटी हुई है, तो उन वर्गों, ये जो जैसे आप जाति प्रथा को ले सकते हो, इस वर्ग व्यवस्था का जो प्राचीन काल से, आदिकाल से चली आ रही है, इसके अपने आप में समाज के ऊपर क्या हानिकारक असर पड़ता है, किस तरह से इसको कम से कम किया जा सकता है, कि वर्ग व्यवस्था को धीरे धीरे कैसे हम खत्म कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा सरकार के अलावा भी जो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कुछ प्रेशर ग्रुप्स के रूप में भी देश में देश में कुछ प्रेशर ग्रुप होते हैं, दबाव समूह जिन्हें बोला जाता है। वो क्या है? सरकार के अंदर नहीं है, वो इलेक्ट होकर नहीं आए, चुने नहीं है, लेकिन उनका एक वोट बैंक है जो एक यूनिटी में है, मजदूर है, सारे मजदूर संघ एक यूनाइटेड है। तो अपनी मांगों को रखने के लिए उनका कोई एक नेता होता है और उसके अंडर में सभी सारे काम करते हैं। तो ये पूरे मजदूर वर्ग की एक वोट बैंक है जिसको कोई भी राजनीतिक दल इग्नोर नहीं कर सकता। तो ठीक है, ऐसी तरह के और बहुत सारे प्रोफेशनल वकीलों का भी एक समूह हो सकता है, और या फिर आप कह सकते हो जो बिजनेसमैन है उनका ग्रुप हो सकता है। अलग अलग समाज के अंदर आप कह सकते हो, देश के अंदर अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो ये ग्रुप्स हैं, दबाव समूह जो सरकार के ऊपर चुनावों को काफी इम्पैक्ट डालते हैं, देश की पॉलिसीज मेकिंग में इनका काफी रोल रहता है, क्योंकि वोट बैंक अपने आप में चाहे छात्रों का हो, चाहे महिलाओं का संघ हो, या फिर परिवार से रिलेटेड, तो इनका काफी राजनीतिक दल कह सकते हो कि सरकार के ऊपर इनका इम्पैक्ट होता है बेटा। तो इन सभी वर्गों का, चाहे मजदूर संघ की बात करें या व्यावसायिक संघ की बात करें, इनका राजनीतिक दलों के ऊपर एक अलग से प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स को, राजनीतिक दलों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके पास में वोट बैंक की ताकत होती है। वो वोट बैंक एक संगठित वोट बैंक है,
अगर सारे किसी मजदूर के वेलफेयर की बात कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है तो मजदूर वर्ग का जो नेता है वो पूरे मजदूर संघ की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जैसे काम करता है। वो अपनी मांगे राजनीतिक दलों के सामने चुनाव के वक्त रखता है और राजनीतिक दल इन जो वर्ग हैं चाहे व्यवसायिक संघ है इनको इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो इनका वोट बैंक खिसक जाता है, दूसरी पार्टी की तरफ चला जाता है। हम बात कर रहे हैं किसका कि पॉलिटिकल थिंकर्स के स्टडी का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्षेत्र क्या है। पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक करते हैं, सोचते हैं। क्या सोचते हैं, किस बारे में सोचते हैं? वो राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं, मानवीय समूह का ग्रुप वर्ग और संस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर साथ में वो राजनीतिक दल के बारे में या फिर आपके जो आप पॉलिटिकल सिस्टम किसी भी देश के अंदर है, मताधिकार के बारे में और चुनावी राजनीति के बारे में भी पॉलिटिकल थिंकर स्टडी करते हैं। किसी देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, कहीं पर एक सिंगल पार्टी का सिस्टम होता है, कहीं पर दो पार्टी होती है। तो ये अलग अलग जो सिस्टम है, जो दलीय व्यवस्था है, इसको जहां पर एक दलीय व्यवस्था है, जहां पर बहुदलीय व्यवस्था या द्विदलीय दलीय व्यवस्था है, तो इनके अपने आप में क्या क्या फायदे हैं। पॉलिटिकल थिंकर्स जो अपने पास्ट के अनुभव से बातें करते हैं, ठीक है ना। अभी तक जितने देशों के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है उनको गहन स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू एक समाज के सामने आप कह सकते हो रखते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम किस तरह से देश के लिए हानिकारक है या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम के फायदे क्या हैं, एक दलीय व्यवस्था के क्या फायदे हैं, या फिर आप कह सकते हो जहां पर दो दल की व्यवस्था है उसके फायदे और नुकसान के बारे में, या फिर मताधिकार। अब देखो किसी भी देश के अंदर जनता ने अपना मत डाल दिया, वोट डाल दिया, तो क्या काम उसका वहीं पे खत्म हो जाता है? नहीं होता। तो ये भी आपके पॉलिटिकल थिंकर्स इस बारे में स्टडी करते हैं। वोट डालने के बाद भी जब आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेज दिया, ठीक है ना, उसके बाद में वो किस तरह के काम कर रहे हैं, क्या जो उन्होंने चुनाव के टाइम अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो डिक्लेरेशन जो एक हर पार्टी करती है, चुनावी घोषणा पत्र की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जो वादे किए थे क्या वो पार्टी उनको फुलफिल कर रही है? क्या वो जो सरकार है देश के अंदर करप्शन को भ्रष्टाचार दे रही है? क्या वो देश के अच्छे के लिए कानून बना रही है? तो ये सारे सब्जेक्ट जो स्टडी का केंद्र बिंदु रहते हैं, जिनके ऊपर फोकस रहता है किसी भी पॉलिटिकल थिंकर्स का जो इससे संबंधित स्टडी करते हैं, ठीक है ना। फिर मानवीय व्यवहार का अध्ययन, पॉलिटिकल थिंकर्स की जो, देखो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राज्य की, सरकार की, फिर राजनीतिक दलों की, मानवीय समूह की, लेकिन सबसे पहले कौन है? सबसे पहले तो ह्यूमन की टेंडेंसी, ह्यूमन का बिहेवियर देखा जाता है कि इंसान का बिहेवियर किस तरह का है, उसको भी स्टडी पॉलिटिकल थिंकर्स करते हैं। किसी एक समाज के इंसान की जिस तरह के पर्यावरण में उनका विकास हुआ है, जिस तरह से वो बड़े हुए हैं, तो उस परिस्थितियों का उनके ऊपर क्या असर पड़ा है और किस तरह से जो देश के अंदर जो सिस्टम डेवलप होगा उसको किस तरह से ये प्रभावित करने वाले हैं, इसके बारे में भी, यानी कि ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के बारे में भी राजनीतिक सैद्धांतिक जो है पॉलिटिकल थिंकर्स वो इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना, स्टडी का विषय है। फिर राजनीतिक शक्ति का अध्ययन, राजनीति विज्ञान को तो राजनीतिक शक्ति का विज्ञान के नाम से भी बहुत सारे थिंकर्स ने कहा है कि राजनीति एक शक्ति का विज्ञान है। तो ठीक है ना, राजनीति शक्ति के बारे में भी अध्ययन पॉलिटिकल थिंकर्स करते हैं। फिर विकास और अध्ययन भी पॉलिटिकल विकास तथा आधुनिकीकरण, ठीक है ना, डेवलपमेंट एंड उसके साथ में मॉडर्नाइजेशन की जब बात करते हैं, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड कुछ समस्याएं होती है, ठीक है ना। किसी भी देश के अंदर व्हेन द कंट्री इज इन ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट,
तो उसको क्या है, he has to that country she has to focus on the industrialization, on the development, ठीक है ना, बांध बनेंगे, रेलवे के पुल बनेंगे, बहुत सारे काम डेवलपमेंट के विकास के होते हैं। और ये सब डेवलपमेंट के काम होने के साथ साथ देश के अंदर पर्यावरण को भी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज द मेजर प्रॉब्लम, वो इस तरह की समस्याएं खड़ी होती है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इन समस्याओं को कैसे हम विकास करना हमारा कार्य है, फोकस रहेगा किसी भी देश का, लेकिन विकास करने के साथ में उससे संबंधित जो समस्याएं खड़ी होंगी वो समस्याएं कौन कौन सी है, एंड हाउ दिस प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व, इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, दैट इज आल्सो द स्टडी पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स। अब एक और आ जाता है नारीवादी सिद्धांत, ठीक है ना, फेमिनिज्म। क्या हो गया है, फेमिनिज्म। नारीवादी सिद्धांत के देखो, आपको सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर, भारत की हम बात करेंगे नारीवादी सिद्धांत की जब बात करते हैं, इनफैक्ट विश्व के अन्य देशों में भी इट्स मोर और लेस इस तरह की सिचुएशंस बी फेस्ड बाय द फीमेल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव नेशन। क्या किस तरह की समस्याओं की हम बात कर रहे हैं बेटा, आदिकाल से, प्राचीन काल से, ठीक है ना, फीमेल्स के साथ देयर हैज ऑलवेज बीन अ डिस्पैरिटी, बायस, जो आपका दिस सोसाइटी इज द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिया ओनली, भारत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अदर नेशंस यू कैन आल्सो टेक, कि यहाँ पर मेल इज द डोमिनेटिंग पर्सन, ठीक है ना। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर भी देखा, मैं बार बार आपके सामने फ्रेंच क्रांति की बात करता हूँ, क्योंकि वहां पर भी देखते रहे आप 1946 में जाकर चुनाव में वोट डालने का अधिकार जो है नारियों को फ्रांस के अंदर मिला, जबकि बाकी तो सभी वर्गों को काफी, अब 1789 की जो क्रांति है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि बाकी को धीरे धीरे अधिकार वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आए और अधिकार मिलते गए, फिर वो बदलते गए, अलग बात है, लेकिन नारियों को जो वोट डालने का अधिकार है वो जाकर 1946 के अंदर दिया। और हमारे देश में तो आप जानते हो स्टार्टिंग में 1950 में जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो उसी के साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने, फिर भी समाज के अंदर नारियों के साथ में you personally must have experienced in the society the disparities existed, ठीक है ना, ये भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्टेड इन आवर सोसाइटी, समाज के अंदर आज भी है, मौजूद है, और तरह तरह के भेदभाव आपको देखने को मिलता है उनके साथ। चाहे एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखो, उच्च पदों के ऊपर आफ्टर हैविंग बीन एबल, ठीक है ना, उनके पास में योग्यताएं हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स उनको फिर भी उच्च पदों के ऊपर नियुक्ति नहीं मिलती, अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है। देश की राजनीति के बारे में बात कर सकते हो, राजनीति के अंदर आप देख सकते हो जो देश के राजनेताओं की सोच के बारे में आप बात कर सकते हो। उन्होंने जो आपके लोकल गवर्नमेंट है उनके अंदर उनको रिप्रेजेंटेशन 33% रिजर्वेशन दे दिया गया है, ठीक है ना, 33% रिजर्वेशन हैज बीन given to the females population of India। बट जब हम बात करते हैं देश के अंदर आपकी पार्लियामेंट की विधानसभा में रिजर्वेशन देने के लिए, तो ये हमारे देश के सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये एक मेल सोसाइटी का डोमिनेशन समझ सकते हो। आर्थिक प्रगति में आप देखोगे तो महिलाएं वो काफी अपनी तरफ से सब कुछ करती हैं, फिर भी डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दिस थिंग्स वो फिर भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कई तरह से पीछे हैं। सती प्रथा उसका एक पुराने काल में कारण रहा, फिर डाउरी सिस्टम को आप ले सकते हो, या बाल विवाह, देयर आर दी लॉट ऑफ प्रॉब्लम हमारे देश में जो महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और इन्हीं समस्याओं को पॉलिटिकल थिंकर्स इनके ऊपर स्टडी करते हैं और फिर वो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं सरकार के सामने, सो दैट उनका मेन फोकस क्या रहता है,
to address these problems, how we can overcome these problems. So this is what we today we discuss about the विषय क्षेत्र, सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल थिंकर्स किस बारे में वो स्टडी करते हैं, ठीक है ना। आप हमने बात की राज्य और सरकार के अध्ययन के बारे में, फिर उसके बाद में हमने बात की मानवीय समूह, वर्ग और संस्थाओं का अध्ययन, फिर राजनीतिक दल, प्रणाली के और या फिर मतों के बारे में हमने बात की, ठीक है ना। चुनावी व्यवस्था के बारे में बात की, मानवीय व्यवहार के बारे में हमने बात की, और उसके बाद में हमने विकास और आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन उसके साथ में जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में बात की। और लास्ट में हमने नारीवादी सिद्धांत, फेमिनिज्म, ठीक है ना, उसके बारे में काफी सारे आंदोलन महिलाओं को लेके, महिलाओं के अधिकारों को लेकर चल रहे हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस की स्टेज पे हैं, लेकिन बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है, राइट। फिर एक नए टॉपिक के साथ हम सब मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।